नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। वैश्विक महामारी कोरोना से समय पूरा देश इन चुनौतियों से निपट रहा है और प्रदेश के अंदर भी अगर बात की जाए तो ट्रिपल टी के फॉर्मूले के आधार पर लगातार काम हो रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो अब आंकड़े हैं वो बेहद तेजी के साथ कम होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं को किस तरीके से और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेहियां जिलाधिकारियों के कंधे के ऊपर भी हैं और इसी पर आज हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे साथ बांदा के जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद। आनंद कुमार सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनौतियां निश्चित तौर पर लगातार बरकरार हैं, लेकिन ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला दिया गया है उसके आधार पर काम करते हुए अब उसका जो असर है वो धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। अगर बांदा के लिहाज से मैं बात करना चाहूं तो जिले के अंदर इस समय कोरोना को लेकर के क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट के साथ आप इन सारी चीजों को और इन चुनौतियों से निपट रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिले में इस समय स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। जहां 27 अप्रैल को हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट था वो 19.44% था, आज वो घट करके हमारा 1.6% रह गया है जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट में कितनी गिरावट हुई है। जहां एक और हमारे जो कुल जो केसेस थे वो 2000 के आसपास पहुंच गए थे, जो सक्रिय केसेस थे, आज घट के उनकी संख्या कुल 356 रह गई है जी। और उसमें से हमारे 321 जो रोगी हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। रिकवरी रेट जो हमारा है वो 92.6% हो गया है। और जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ ICCC बहुत ही विग्रसली काम कर रहा है जी, जी। इसमें हमने 3 शिफ्टों में करीब 90 कार्मिकों की ड्यूटी लगा रखी है और प्रत्येक शिफ्ट में डॉक्टर्स भी रहते हैं। इनके सबके अलग अलग काम बंटे हुए हैं। जितने पेशेंट्स हमारे होम आइसोलेशन में रहते हैं उनसे प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। यदि उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होती है तो जो वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे टेली कंसल्टेंसी कराई जाती है और उनको यदि मेडिसिन की आवश्यकता होती है तो वो भी उनके घर तक पहुंचा दी जाती है जी। इसी प्रकार हमारे यहाँ इसी कंट्रोल रूम में 18 हेल्पलाइन काम कर रही हैं। किसी को भी कोई समस्या होती है तो वो सीधे इन पे कॉल करते हैं और यहाँ जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो उनकी जो भी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो उनका पूरा किया जाता है। उनकी कोई शिकायत होती है, कोई समस्या होती है तो उसको भी हम दूर कराते हैं जी। इसी तरीके से 8 जो हमारी टेलीफोन आउटबाउंड कॉल्स के लिए हैं वो जो होम आइसोलेशन में है उनसे वो निरंतर बातचीत करते रहते हैं जी। तो इस प्रकार से यहाँ स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। हमारे जनपद में कुल 469 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में निगरानी समितियां बनी हुई हैं। इनका पुनर्गठन कर दिया गया है। नवनिर्वाचित प्रधानों को भी इसमें इंडक्ट कर लिया गया है और इन निगरानी समितियों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का चिन्हीकरण कराया जा रहा है जिसमें ILI या सारी लाइक लक्षण हो, जैसे सांस फूलना, बुखार आना, जुकाम होना या लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, इस तरीके के जो लक्षण हैं उनको चिन्हित करके उनको तुरंत होम आइसोलेट कर दिया जाता है जी। और उनको एक मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाती है। ये मेडिसिन किट पहले हम अपने स्तर से बनवा रहे थे यहाँ जिले में, लेकिन अब शासन ने भी हमको मेडिसिन किट उपलब्ध करा दी है। अभी हमको डे बिफोर यस्टरडे करीब हमको 11,800 मेडिसिन किट मिली हैं और ये सप्ताह में 2 बार यहाँ पर आएंगी और इन मेडिसिन किट्स को हमने बिल्कुल इन्हीं निगरानी समितियों तक पहुंचा दिया है। जो भी व्यक्ति लक्षण युक्त होंगे उनको ये दवाइयां दी जाएंगी ताकि वो अब संक्रमण का प्रसार न कर सके और वो घर में होम आइसोलेशन में उनको रखा जाएगा जी। जी आनंद जी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से पूरा प्रशासनिक जो अमला है वो लगातार लगा हुआ है और निश्चित तौर पे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, युद्ध स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बांदा के अंदर समय स्थितियां जो हैं वो नियंत्रण में नजर आ रही हैं। लेकिन आनंद जी, एक चीज मैं और जरूर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनौतियां तो निश्चित तौर पर बरकरार हैं और पिछले साल से ही लगातार जब से कोविड का यह संक्रमण का दौर शुरू हुआ है लगातार आप लोग इन सारी चीजों से रूबरू हो रहे हैं, लगातार उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। लेकिन इस दूसरी लहर में सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने प्रशासनिक स्तर पर क्या थी और उसको आप लोगों ने कैसे डील किया, थोड़ा सा इस विषय को बता पाएं और फोकस क्या था इस बार और कैसे आगे इसको और बढ़ा रहे हैं आप लोग, अगर इसको थोड़ा सा और बता पाएं आप आनंद जी।
इस समय शुरुआत में जो समस्या आई थी वो ऑक्सीजन की थी, लेकिन इसको बहुत जल्दी इस समस्या को हम लोगों ने सुलझा लिया। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। मेडिकल कॉलेज L3 के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो जो सीवियर और क्रिटिकल नेचर के पेशेंट थे उनको वहां पर एडमिट कराया गया और माइल्ड नेचर के पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया जी। दोनों ही जगहों पर ऑक्सीजन की सप्लाई अनवरत चलती रही। हमारी जो डिमांड थी वो उसके अनुसार हमको ऑक्सीजन बराबर मिलती रही, कोई कमी नहीं आई। और इसको हम लोगों ने अब एक होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उसके लिए भी हम लोगों ने एक पूल क्रिएट कर लिया है। यदि किसी को कोई आवश्यकता होगी तो उसको भी हम होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट को भी हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकने की स्थिति में और कराई भी जा रही है। जो शुरुआती दौर की परेशानी थी वो हमें हमीरपुर के एक भरुआ सुमेरपुर में जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां से हमें ऑक्सीजन मिलने लगी और महोबा में कबरई से भी हमको ऑक्सीजन मिली। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक सप्लाई चेन का सिस्टम डेवलप किया। एक एडीएम स्तर के अधिकारी को इसके लिए नामित कर दिया और पूरा हमारी करीब 6 से 7 ट्रक हमारे डेली ऑन रोड पे रहते थे, उनकी पूरी ट्रैकिंग रहती थी। उसमें लेखपाल बैठ के जाते थे और प्रत्येक ट्रक यहाँ से जा रहा है वहां पर हमीरपुर के डीएम साहब ने वहां अपने सेक्टर और नोडल मजिस्ट्रेट लगा दिए थे। तो वहां बड़ा स्मूथली हमारी गाड़ियां जाती थी, सिलेंडर उतर करके उसमें वो भर जाते सिलेंडर और वापस लौट करके आ जाते थे। जी। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिया, जिससे जो भी पेशेंट्स वहां पर आते थे उनको एडमिशन को लेकर के उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, एम्बुलेंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना आए, ये भी हम लोगों ने इंश्योर किया और इसको बहुत इफेक्टिवली हम लोगों ने इसको कर लिया। अब जो चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है वो थर्ड वेव की है या ब्लैक फंगस की है। इसके लिए भी हम लोग गियर्ड अप हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालय में पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बने हुए हैं, वहाँ बेड भी हैं। इसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि यदि भविष्य में थर्ड वेव आती है तो उसको भी हम लोग किस तरीके से कोप करेंगे, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी एक चीज मुझे बताएं, चूंकि चैलेंजेस इस बार बड़े इसलिए भी थे क्योंकि पिछली बार वाली यानी कि जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर ये जो संक्रमण था ये शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। अभी गांव के अंदर जिस तरह से इसकी दस्तक हुई और जो निगरानी समितियों का गठन किया गया फिर उसके बाद उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ये किस तरीके से आप लोग इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन को बना पाए। और अगर ग्रामीण परिवेश की मैं बात करूं तो वहां पर इन चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों ने किस स्तर पर जाकर के काम किया, CHCs और PHCs के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से अलग से इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं की। थोड़ा सा इस विषय को अगर और बता पाएं कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इस समय क्या है और कैसे इसको आप लोग मॉनिटर कर पा रहे हैं, कैसे वहां पर सही तरीके से वो सारी सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करवा पा रहे हैं। जी, सेकेंड फेज में जो इसका व्यापक असर हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। हमारे यहाँ भी लगभग 72% केस ग्रामीण क्षेत्रों से आए और इनके लिए जैसा मैंने आपको बताया हम लोगों ने निगरानी समितियों का गठन किया, उनको सक्रिय किया, उनकी बैठकें कराई। इसके अलावा प्रत्येक न्याय पंचायत में हमारे यहाँ 71 न्याय पंचायतें हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गांव-गांव में भ्रमण करके उनकी न्याय पंचायत में जितने भी गांव हैं उसमें भ्रमण करते हैं, निगरानी समितियों से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पर फॉगिंग सैनिटाइजेशन का अभियान चलवाते हैं, जो लक्षण युक्त रोगी हैं उनकी पहचान कराते हैं, उनको मेडिसिन किट्स वितरित कराते हैं। इसके अलावा जो 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन होता है। इसी तरीके से जो 45 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के लोग हैं उनका भी प्री रजिस्ट्रेशन होता है। प्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो अपना इसको ट्रेन करते हैं, लोगों को अपने वॉलंटियर्स वहां तैयार करते हैं। इसके अलावा जो CSCs हैं उन CSCs के जो BLEs हैं उनको भी हमने निर्देशित कर दिया है और CSCs पर भी अब रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी व्यवस्था, उसके बाद में निगरानी समिति हैं और फिर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रतिदिन शाम को हम लोग VC के माध्यम से जूम मीटिंग करके प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट से उन्होंने दिन भर क्या कार्रवाई की है उसका रिव्यू किया जाता है और अगले दिन की क्या कार्य योजना है, क्या रणनीति उन्होंने बनाई है उसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी SDMs को, सभी खंड विकास अधिकारियों को और जितने भी हमारे फील्ड स्तरीय जो अधिकारी हैं, हमारे विलेज लेवल जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको सबको हमने ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय लगा रखा है। सारा फोकस हमारा इसी ओर है
क्योंकि जो संक्रमण है इसकी श्रृंखला हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ही तोड़नी है। अगर इसको हम तोड़ने में सफल रहे तो हमें पूरी कामयाबी इसमें मिल जाएगी। आनंद जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है, चूंकि निश्चित तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम समितियों का गठन किया गया है, हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, लेकिन फ्रंट लाइन पर जो लोग रहते हैं, खासतौर से चाहे हम प्रशासनिक अमले की बात करें या उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो पार्ट है उनकी बात करें, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली उनको ही वो मदद, वो तमाम व्यवस्थाएं उन तक पहुंचानी हैं जो जरूरतमंद हैं। तो जो लोग पहुंचा रहे हैं ये मदद उन तक, और उनकी सुरक्षा को आप लोग कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम आप लोगों ने किए हैं, अगर इस विषय को आप बता पाए। देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन हो जाए। सबसे पहले हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन कराया और लगभग 11,500 हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। इसके अलावा तकरीबन 9,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा करके इनका वैक्सीनेशन कराया है। तो इस प्रकार हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर दोनों का ही हम लोगों ने वैक्सीनेशन पहले से ही इंश्योर करा लिया था, ताकि जब वो फील्ड में अगर कोई स्थिति आती है इस तरीके की तो वो कोविड से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहें, क्योंकि वो अगर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी वो दूसरों की सेवा कर पाएंगे, दूसरों के लिए काम कर पाएंगे। आनंद जी, वैक्सीनेशन का चूंकि आपने जिक्र किया तो मैं पूरे जिले के आधार पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन को लेकर के समय, अगर एग्जैक्टली मैं बांदा के बारे में जानना चाहूं तो क्या स्थिति है और किस तरीके से वैक्सीनेशन को और प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुंचे या वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस समय बांदा की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन के लिहाज से? वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं ये जब गांव में जाते हैं, अपने क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, और हमारे एसडीएम साहबान, बीडीओ साहबान, तो ये चूंकि अब वैक्सीनेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं अपना प्री रजिस्ट्रेशन, उनको बताया जाता है कि प्री रजिस्ट्रेशन कैसे हो। एक मोबाइल से आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गांव गांव में वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और दूसरों की भी रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करें। इसके अलावा हमारे जो ये जन सुविधा केंद्र हैं, इसमें VLEs होते हैं। हम लोगों ने पहले यहाँ पर ये ग्राम सचिवालय सक्रिय करा दिए थे। इन ग्राम सचिवालयों में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो हम पहले तो इंश्योर करते हैं कि अधिकाधिक संख्या में प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन हो जाए, और फिर नेक्स्ट डे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे होते हैं वहां पर वो आ जाएं और उनका हम वैक्सीनेशन करा दें। तो ये हमारा पर्याप्त मात्रा में हम लोग इसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छी संख्या में हो रहे हैं। और वैक्सीनेशन भी हमारा प्रतिदिन दोनों ही आयु वर्ग में, 18 से 44 जो वर्ष के बीच का आयु वर्ग है, और जो 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग का है, उसमें हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और अब तक हम लोग, अगर हम संख्या की बात करें तो 75,000 के आसपास हम लोग वैक्सीनेशन इन आयु वर्ग का करा चुके हैं। आनंद जी, एक चीज मुझे और बताइए, चूंकि अभी कई डॉक्टर्स के पैनल के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ है और एक बात निकल करके सामने आई, चूंकि डॉक्टरों की तरफ से ये बात कही गई कि ब्लैक फंगस को लेकर के अमूमन अभी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें ज्यादा संख्या देखी जा रही है कि ग्रामीण परिवेश से लोग आ रहे हैं, चूंकि अवेयरनेस शायद वहां नहीं है या लोग समझ नहीं पा रहे हैं या अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बांदा के लिहाज से अगर मैं थोड़ा समझना चाहूँ ब्लैक फंगस को लेकर के क्या स्थिति है और क्या वो अवेयरनेस या फिर वो मैनेजमेंट आप लोगों ने तैयार कर लिया है कि लोगों तक कम से कम इस बात की जानकारी रहे कि अगर रिकवर्ड पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड वाले पेशेंट इन सिम्टम्स का विशेष ध्यान रखें, या इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, अगर थोड़ा इस विषय को और बता पाएं आप आनंद जी। ब्लैक फंगस के पेशेंट्स अभी हमारे यहाँ रिपोर्टेड नहीं है। मेडिकल कॉलेज में भी इस तरीके कोई पेशेंट नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए जागरूकता अभियान और जन जागरण के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है और उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इसका बचाव किस तरीके से हो सकता है। इसके लिए जो मेडिसिन की आवश्यकता है उसकी डिमांड हम लोगों ने प्लेस कर दी है और बहुत जल्दी हमको मेडिसिन भी इसकी प्राप्त हो जाएंगी।
आनंद जी, एक चीज और बताइए, चूंकि शुरुआत में ही आपने थोड़ा सा थर्ड वेव का जिक्र किया और आप लोगों ने कहा कि आप लोग अभी भी अपने स्तर से उस चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो व्यवस्थाएं मुकम्मल हो जाएं, उस वेव को आप लोग पहले ही रोक सकें, उसको कंटेन कर सकें। लेकिन अभी कई जगहों पर जो केसेस हैं वो थर्ड वेव के या फिर बच्चों के संक्रमण के रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं। तैयारियां कितनी हैं और किस तरीके से इसको और बेहतर करने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही है? कितना तैयार है कम से कम बांदा के अंदर पूरा प्रशासनिक अमला? मैं थोड़ा सा इस विषय को और विस्तार पूर्वक समझना चाह रहा हूं, आनंद जी। बांदा में मेडिकल कॉलेज में हम लोग पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड वहां पहले से बना हुआ है, उसमें हम लोग वहां बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं और उस संख्या को कम से कम हम लोग 50 करेंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये पीडियाट्रिक आईसीयू बना हुआ है, इसकी भी संख्या हम लोग बेड्स की बढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर। और इसी से रिलेटेड जो हमारा महिला चिकित्सालय है, इसमें भी हम लोग एक अलग से वार्ड बनाएंगे और उसमें इस तरीके का जो भी लॉजिस्टिक्स हमारा रिक्वायर्ड है, जैसे वहां पर वेंटिलेटर लगाना, मॉनिटर्स लगाना और उसके लिए मैन पावर को ट्रेन करना, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देना, वो सारी तैयारियां हम लोगों की चल रही हैं और इसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। आनंद जी, आप एक चीज मुझे और बताइए, क्योंकि शुरुआती दौर में जो चैलेंजेस का जिक्र हुआ, जिसमें कुछ दिन के लिए चाहे ऑक्सीजन को लेकर के स्थितियां रही हों या फिर इंजेक्शंस को लेकर के, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए कि लोग कालाबाजारी में भी लगे हुए थे, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए किस तरीके से आप लोगों ने प्रयास किए और इस समय फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है इन सारी स्थितियों को लेकर के? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा संकट का विषय बना हुआ था कि लोग आपदा के अंदर इस प्रकार से अवसर को तलाश रहे हैं, लोगों के लिए परेशानी का यह सबब बन रहा था। इसको कैसे रोका आप लोगों ने और इसको लेकर के भविष्य में भी किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, इस विषय को भी अगर आप बता पाएं आनंद जी। आवश्यक दवाइयों की कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, ओवर प्राइसिंग ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल्स ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ में पहले से ही मीटिंग कर लिया और उनको ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि इसमें जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवर प्राइसिंग का कोई स्कोप नहीं है। ये कोई आपदा में अवसर निकालना वाली बात नहीं होना चाहिए। यदि कोई इन कार्यों में लिप्त पाया गया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि ओवर प्राइसिंग ना हो, एसेंशियल ड्रग्स की कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो। और यहां पर इस तरीके की कोई भी एक सिंगल इंसिडेंट भी रिपोर्टेड नहीं है जो इस प्रकार की घटना हमारे संज्ञान में आई हो। निश्चित तौर पे आप लोग भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि कम से कम बांदा के अंदर इस तरीके की स्थितियां नहीं बनी। निश्चित तौर पे वहां का प्रशासन इसको लेकर के जागरूक था, शायद इस तरीके की स्थितियां वहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन आनंद जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि इन सब के बीच में जो जनता का सहयोग है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की एक्सपेक्टेशंस आम जनता से है या फिर वो प्रोटोकॉल जो कोविड से रिलेटेड हैं, उसको प्रशासन कैसे एग्जीक्यूट करवा पा रहा है? क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर हम लोग देखते हैं कि लोग लापरवाही बरत जाते हैं या समझने को तैयार अभी भी नहीं हो रहे हैं। इतनी भयंकर आपदा के दौर के बीच में भी वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे उसको इंश्योर करवा पा रही हैं? लोग कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं या फिर वो जो तमाम गाइडलाइंस है उनका पालन कर सकें? इन सारी चीजों को आप लोग कैसे इंश्योर कर पा रहे हैं? अगर इस विषय को भी बता पाएं आप। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए बार बार ट्रेन किया गया। हम लोगों ने खुद पब्लिक में जाकर के बताया कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है और क्या क्या आपको करना, क्या डूज एंड डॉन्स हैं, वो सब उनको समझाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि आज समय की मांग है कि हम मास्क लगाएं, मास्क भी डबल मास्क लगाएं जैसा मैंने अभी लगा रखा है, और मास्क भी नाक से ठुड्डी तक लगाया जाए। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोया जाए, बार बार सैनिटाइज किया जाए और 2 गज की दूरी बना के रखा जाए। दुकानदारों से अपील किया कि आप स्वयं और आपके जो भी सेल्स मैन या सेल्स गर्ल्स हैं वो सभी मास्क लगा के सामान की बिक्री करें। उन लोगों को सामान कदापि ना दिया जाए जो मास्क लगा करके ना आए। दुकानों के बाहर गोले बनवाए गए सोशल डिस्टेंसिंग बनवाने के लिए, मेंटेन कराने के लिए। और इसी तरीके से जो भी मंडियां हैं वहां पर इंश्योर किया गया कि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की और उसका परिणाम भी हमको सुखद देखने को मिला। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन जब परिवर्तन की कार्रवाई सख्ती के साथ लागू की गई तो फिर हमें जनता का सहयोग भी मिलना शुरू हो गया।
आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको मास्क लगाए हुए लोग मिलेंगे। तो ये एक उनका हमारी जनता का सहयोग है या जागरूकता है कि आज स्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि कम से कम मास्क आपको लगा करके अवश्य लोग मिलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यथासंभव पालन किया जा रहा है और इसी के कारण ये संक्रमण में एक ऐसी कमी आई है जो दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद जी अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बात को और ये तमाम जो आप लोग कार्य कर रहे हैं उसको बताने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।